अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा लीक्स। सबसे पहले माज़रत, साउंड क्वालिटी इतनी इफेक्टिव नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला व्लॉग है और कोई भी गलती हो जाए तो पेश की माज़रत चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त उसका महवर बन चुका है 9 मई का वाक़या, और उस पर इतनी गुफ्तगू नहीं करूंगा, चंद जुमले कहूंगा उसके हवाले से, क्योंकि आवाम का शऊर बहुत हाई लेवल पे है। उस शऊर को हाई लेवल पे पहुंचाने में इमरान खान साहब का बड़ा अहम रोल है। जब इमरान खान साहब को पावर से हटाया गया बाय फोर्स, तो होना तो ये चाहिए था वो भी वही पूछते कि मुझे क्यों निकाला, और वो शोर मचाते 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 लंदन की किसी इस गली में पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इसके बरअक्स किया। उन्होंने पूछा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने आवाम को समझाया कि मुझे क्यों निकाला। स्टेज 1 साइफर से शुरू हुआ मामला, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, आहिस्ता आहिस्ता बहुत आम फहम जुबान में उन्होंने लोगों के दिमाग में दस्तक दी और बताने की कोशिश की। और बहुत बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते रहे कि यार ये क्या बात है, एक ही बात रिपीट, वही बातें, वही कहानियां, वही किस्से, हमें हमें मालूम है ये। लेकिन वो चीजें समझ नहीं रहे थे कि अवाम के शऊर को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब, और वो बहुत हद तक इस चीज में कामयाब रहे। और आप देखें कि उसके बाद उन्होंने प्लान ए के बाद, क्योंकि प्लान ए तो उनका यही था कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप सफा नंबर 420 के तहत जब हम किसी को निकालते हैं तो उसके बाद लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसके बरक्स हुआ तो प्लान बी आया। प्लान बी क्या था? प्लान बी ये था कि जिस तरह से हम बचपन में कोई वीडियो गेम, एक है स्नो ब्रोस के नाम से, चिची मिची जिसको हम आम अल्फाज में कहते थे, और उसमें पहले पहले छोटे छोटे जिन आते हैं, छलेडे आते हैं, फिर उनको हम क्लियर करते करते जब हम फिर आखिर में पहुंचते हैं तो वो बिग बॉस आ जाते हैं, उस स्टेज के बिग बॉस आ जाते हैं, और फिर बिग बॉस खुद अपने तमाम मामलात को हैंडल करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ था। प्लान बी का हिस्सा यही था कि इमरान खान साहब को पहले हम केसेस के थ्रू या इलेक्शंस के थ्रू, बाय इलेक्शंस के थ्रू, या इमरान खान को बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि इस हद तक कि हम जान से भी मारना पड़े तो हम उसके पीछे भी सियासत के अलावा मजहब को भी लेके आएंगे। और वो सारे वाकयात मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके प्लान बी का हिस्सा था। प्लान बी 1 अगर मैं कहूँ उसका एक हिस्सा था, और वो भी कामयाब ना हुआ। और फिर हुआ 9 मई का वाकया, जिसमें आप देखें कि इमरान खान साहब को बिग बॉस ने कहा कि मैं खुद ही हैंडल करूंगा, और जो मामला आपके सामने है, जो उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया वो आवाम के सामने है और आवाम देख रही है। मैं उसको मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है उस हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। गालिबन यहाँ पे नियाजी साहब का इशारा है कि जिसको वापस बुलाना था उनको बुलाने में थोड़ी सी देर हो गई। अब मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। एक महज़ब जो माशरा होता है उसके अंदर जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो किस तरह से रद्द-ए-अमल देते हैं, और आप खुद समझ जाएंगे कि महज़ब माशरों में किस तरह से होता है। और ये भी मैं आखिर में बताऊंगा कि महज़ब माशरे के पास पहुंचने के लिए हमें कितना और कोशिश करने की जरूरत है। वाकया कुछ इस तरह से है कि स्पेशल एयर सर्विसेज के कमांडिंग ऑफिसर हैं बेन रॉबर्ट स्मिथ। उनको 2002-3 में अफगानिस्तान में तैनात किया जाता है, और 2011 के बाद उनको डिक्लेयर किया जाता है कि वो वॉर हीरो हैं, और उनको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है, विक्टोरियन क्रॉस। मैं इस पूरे वाकये में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो अहम चीजें हैं उसको बस पॉइंट आउट करूंगा और उसको लिंक करूंगा हमारे जो अपने मामला चल रहे हैं उसके साथ। फिर उसके बाद ये हुआ कि जून 2018 में एक तो प्रोमिनेंट सहाफी हैं जिनका नाम था निक मैकेंजी, अपने अखबार में ये शाया की रिपोर्ट कि ये जो बेन रॉबर्ट स्मिथ साहब हैं, ये कोई वॉर हीरो नहीं है, बल्कि इन्होंने कमिट किए हैं वॉर क्राइम अफगानिस्तान के अंदर। जब जस्टिस एंथनी बिसिंको के पास ये केस पहुंचा डेफेमेशन का, जो बेन रॉबर्ट स्मिथ ने खुद ही अदालत का दरवाजा खटकाया कि मेरी उस इज्जत की पामाली हो रही है और मैं केस करूंगा। रिपोर्ट में कुछ इस तरह से वाकयात लिखे हुए थे कि 6 अनआर्म्ड यानी कि गैर मुसल्ला जो अफगानी शहरी थे,
अमन पसंद अफगानी शहरी थे जो कस्टडी में थे, उनको इसने शहीद किया। और एक उसमें प्रोमिनेंट और बहुत नुमाया शख्सियत थी अली जान की जो गुनाह था वो ये था कि वो खौफ और डर में मुब्तला नहीं हो रहा था। जब उसको हाथ उसके बांधे गए, उसको मारा गया, तो वो बजाय डरने के उसका गुनाह ये था कि वो आगे से हंसता था। एक चोटी पे लेके जाकर उनको धक्का दिया गया, फिर भी उनमें जान बाकी थी, तो उनको किसी लोअर रैंक बंदे से उनको शूट कर दिया। जस्टिस एंथनी बिसेंको ने ये रूलिंग दी कि ये जो रिपोर्ट में लिखा है कि एसएएस कमांडिंग ऑफिसर है जिसका नाम है बेन रॉबर्ट स्मिथ, इसने मर्डर किया है 6 अफगान सिविलियंस का, और ये भी लिखा है रिपोर्ट में कि ये बुली है, लॉयर है, झूठा है और साइकोपाथ है, पागल ज़हनियत का मालिक है। तमाम गवाहों की रोशनी में मैं ये फैसला करता हूँ कि ये तमाम एलिगेशन बिल्कुल दुरुस्त हैं, सब्सटेंशियल हैं, यानी कि बहुत मजबूत एविडेंस हैं। एक छोटी सी बात करके मैं इसका खुलासा करूंगा कि 2 एम है, एक है मौलाना आप कह सकते हैं, या एक मिलिट्री पर्सनल की आप बात कर सकते हैं। ये इनके खिलाफ पाकिस्तान में बिलखुसूस जब भी बात होगी तो ये इदारे के पीछे छुप जाएंगे। आप मौलवी को कहें कि भाईजान ये जो आप चंदा आ रहा है, ये जो आपका सिस्टम सारा चल रहा है, मुझे बताएंगे कि ये इदारा तो वहीं पे खड़ा है, आपकी थोड़ी सी इज्जत में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो फतवा लगा देगा। रिलीजियस उसके पास ये है कि वो उसको काफिर का सर्टिफिकेट देगा, और मिलिट्री वाला भी इदारे के पीछे छुपेगा। महजब मुल्क होते हैं वो इदारे के पीछे नहीं छुपते, वो कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई बात हुई है तो मैं उस किसी बंदे के, मेरे कोई सबऑर्डिनेट के हवाले से कोई बात हुई है तो मैं उसको पेश करूंगा, और वो पाक साफ होके वापस आएगा तो मेरा इदारा मजबूत होगा। तो मैं कंक्लूड इसको इस तरह से करूंगा कि मैं अब थोड़ी सी ना पिक्चर्स चेंज करने की कोशिश करूंगा। बेन रॉबर्ट स्मिथ की जगह अगर मैं फैसल नसीर साहब को, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जो हैं निक मैकेंजी, इनकी जगह अगर मैं अरशद शरीफ चेहरा लगा दूं, और अगर मैं जुडिशरी में चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी तस्वीर लगा दूं, और अली जान को मैं इमरान खान की तस्वीर में बदलूंगा। क्या तकाजा था इमरान खान साहब का? इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं इदारे को नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान खान ने कहा कि ये जो फैसल नसीर है, या जैसे उन्होंने कहा कि ये बेन रॉबर्ट स्मिथ है, इसने ये काम किए हैं। देखें, मेरे ख्याल से 2 ऐसे मौके थे, एक साइफर था और दूसरा जो था वो ये फैसल नसीर साहब का वाकया था। अगर आप साइफर के वक्त फर्ज करें, अगर उसको अवाम के सामने ले आए, तो अगर वो झूठा बयानिया था, अवाम को गुमराह करने की बात थी इमरान खान साहब की तरफ से, तो मुझे बताएं कि वो तो उसी वक्त ज़मीं बोस हो जाता। ये क्लासिफाइड डीक्लासिफाइड क्या होता है? ये अगर मुल्की मुफाद के लिए इतना जरूरी ये मामला है कि इमरान खान साहब का या उस सोच का सर कुचला जाए, तो अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देते उस वक्त, और वही बात रिपीट ना करते रहते, अवाम को कंफ्यूज ना करते रहते कि भाई मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, एडवांटेज इमरान खान को मिला, और ये बयानिया उस वजह से भी मकबूल हुआ। और दूसरा, जो अरशद शरीफ साहब है, उनके सबूतों के ऊपर कोई बात होती, उनका अंजाम ये हो गया। और जुडिशरी का तो कभी सांस निकल आती है, कभी उनके ऊपर किसी और ऑफिसर जाके उनको जरा स्क्रू टाइट कर देते हैं। और आपसे फैसल नसीर साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई, बजाय आपने इसका कोई किसी तरह से केस को आगे चलाने की बात की हो, आपने कहा कि नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम सब डर्टी हैरी हैं। देखें, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, साइफर की तहकीक नहीं होनी, तो फिर आप आवाम के शऊर का तो नहीं रोक सकते किसी भी बंदूक की नोक से, या आप नहीं कह सकते जब आप अपने एंड में वो तमाम काम नहीं कर रहे तो आवाम की सोच पे पहरा तो नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो सारा मसला खराब हुआ है वो इन 3 वजूहात की वजह से हुआ है। पहले आपने साइफर की तहकीक नहीं की, दूसरा आपने फैसल नसीर साहब को पेश नहीं किया, क्योंकि अबव द लॉ अगर आप कहेंगे कि हमारी फौजी अबव द लॉ है तो मामला खराब होंगे, और तीसरा आपने डेफेमेशन का केस क्यों नहीं किया अभी तक। तो ये जो तमाम तर जो जिम्मेदारियां जो आपने अदा नहीं की, उसकी वजह से ये जो रूमर्स और ये अफवाहें फैली और वो लोगों के जहन के अंदर समा गई हैं, अब लोग नहीं निकाल सकते। और आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से जो वो गुफ्तगू करते हैं कि भाई मैं वेस्ट में गया, वहां पे इंसाफ देखा,
یہ جو قومیں ہیں نا، انہوں نے بے تحاشا جنگیں لڑی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار لڑی ہے، پھر سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہے. انہوں نے تو ہمارے اوپر 100 سال خالی حکومت کی ہے. تو انہوں نے بھی کوشش کرتے ہوئے، انہوں نے بھی جد و جہد کرتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے اور تمام چیزیں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. امام حسین علیہ السلام کا قول آخر میں سناؤں گا پوری چیز کو سم اپ کرنے کے لیے، کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ظلم کے حوالے سے، تو امام نے کہا کہ ظلم اور زیادتی میں آپ جتنا دیر بعد سٹینڈ لوگے، کھڑے ہوگے، حق اور باطل کی تمیز کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، جتنا دیر کرو گے اس سے ڈبل، یعنی کہ کم از کم اس سے دگنا ٹائم آپ کو لگے گا اس باطل کا سر کچلنے میں. تو پاکستان کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، 75 سال سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، تو کم از کم 150 سال ابھی ہمیں چاہیے. گزشتہ لیڈرز جن کو نکالا گیا، جن کو بھگایا گیا، یا جن کی پارٹی کے لیڈر کو پھانسی دی گئی، انہوں نے کمپرومائز کر کے اس چیز کے اوپر پردہ ڈال دیا. لیکن عمران خان نے بتا دیا آج قوم کے ذہن سے اب یہ چیزیں نہیں نکل سکتی. کوشچن اس کا یہی ہے کہ ادارے کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، کالی بھیڑے ہیں، ان کو نکالو. یہ نہ کرو کہ ان سب کو، عوام کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، اپنے لوگوں کو پکڑ کے باہر نکالو. یہ کام کرو تو ادارے کی عزت ہوگی، ادارے کی توقیر ہوگی، ادارے کی بلندی ہوگی، ادارہ سالڈ ادارہ بنے گا. تو اسی پیغام کے ساتھ میرا پہلا ویلاگ تھا. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت. انشاءاللہ پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.